मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात टोंक से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां थप्पड़ कांड मामले में एक बड़ी अपडेट ये है कि आज नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस बीच में यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जो लगभग विरोध जारी है कोर्ट में, जब उनको पेश किया जाएगा तो ये उनके जो समर्थक हैं वो तब भी हो हल्ला कर सकते हैं। इसीलिए संवेदनशील इलाकों पर पुलिस अधिकारियों की नजर बनी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच थप्पड़ कांड मामले में बड़ी अपडेट है। नरेश मीणा को गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में दलीलें दी जाएंगी। दोपहर के बाद आज नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद टोंक के समरावता में जो बवाल चल रहा था वो फिलहाल थम गया है। जिस जगह अभी हम खड़े हैं, उनियारा से नेनवा वाला हाईवे, गिरफ्तारी के बाद यहां 2 से 3 जगह आगजनी और हाईवे जाम की कोशिशें थी, वो फिलहाल थमी हुई है। साथ ही साथ अगर बात करें, ये टोंक से सवाई माधोपुर वाला जो हाईवे है वो भी अभी खुला हुआ है और फिलहाल जिले भर में शांति का माहौल है। आज पुलिस नरेश मीणा को कोर्ट में पेश करेगी। दोपहर बाद कोर्ट में पेश करने की जानकारी आ रही है। हालांकि नरेश मीणा को कौन से कोर्ट में पेश किया जाएगा ये फिलहाल पुलिस के अधिकारी जानकारी नहीं दे रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए, लोगों की भीड़ या समर्थकों के उपद्रव को देखते हुए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए जो संवेदनशील इलाके वहां पर पुलिस की तैनाती है। सादा वर्दी में भी पुलिस के कार्मिकों की जगह जगह पर तैनाती की गई है। कई इलाकों में ड्रोन कैमरों की नजर से पुलिस है वो निगरानी रख रही है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें तो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जिले भर में फिलहाल शांति का माहौल है और आज कोर्ट में पेश कर नरेश मीणा को किया जाएगा। अब पुलिस कौन सी दलीलें उस वक्त पेश करती है और कोर्ट का किस तरह का आदेश आता है वो देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। राजस्थान के टोंक में एसडीएम को पड़े एक थप्पड़ की गूंज पूरे सूबे में सुनाई दे रही है। टोंक के कलेक्टर को उम्मीद नहीं थी कि एक गांव के लोग जिन्होंने उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया है, वहां वोटिंग के दिन इतना बड़ा बवाल मच जाएगा कि हालात संभालने के लिए पूरे टोंक की पुलिस बुलानी पड़ेगी। इस थप्पड़ कांड के पहले तक टोंक में शांति थी, लेकिन सचिन पायलट के करीबी नेताओं में शुमार नरेश मीणा ने जैसे ही एसडीएम को थप्पड़ मारा, टोंक में बवाल मच गया। टोंक थप्पड़ कांड की इनसाइड स्टोरी जानने से पहले ये जान लीजिए कि एसडीएम को थप्पड़ मारे जाने के बाद से अब तक क्या हुआ। टोंक के मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारते ही पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी होते ही उनके समर्थकों ने बवाल काट दिया। पुलिस का आरोप है कि गांव में जमा नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। बदले में पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद नरेश मीणा के समर्थक और ज्यादा भड़क गए। गांव में खड़ी पुलिस की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नरेश मीणा का आरोप है कि पुलिस ने घरों में घुस कर मारा। महिलाओं, बेटियों को भी नहीं बख्शा। लाखों के गहनों को पुलिस लूट ले गई और उनके समर्थकों की 10-12 गाड़ियों को आग लगा दी। जबकि पुलिस की दलील है कि जब पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगाई गई, तब उसी के पास खड़ी बाकी गाड़ियों ने भी आग पकड़ ली। टोंक में हालात बिगड़ते ही पुलिस एक्शन में आ गई। रातों रात नरेश मीणा के 60 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीएम ने भी नरेश मीणा के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया। टोंक समेत कई जगहों पर नरेश मीणा के खिलाफ अब तक कुल 23 मामले दर्ज हो गए। 10 मुकदमे दर्ज होने के बाद अपराधी की हिस्ट्री शीट खुल जाती है। फिलहाल नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज 23 मुकदमों के बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। नरेश मीणा का सीधा आरोप कलेक्टर सौम्या झा पर है। उनका कहना है कि अगर सौम्या झा गांव में आई होती तो ये बवाल नहीं होता।
रात में जब टोंक में जगह जगह बवाल मचा हुआ था, उसी वक्त नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फरार होकर वापस समरावता गांव पहुंच गए। रात में पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि गांव में घुसे। सुबह 5 थानों की पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद एसपी दल बल के साथ गांव में घुसे और नरेश मीणा को उठा ले गए। पुलिस ने पहले नरेश मीणा को सरेंडर करने की अपील की। जब उन्होंने सरेंडर करने से मना किया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब टोंक थप्पड़ कांड की इनसाइड स्टोरी भी जान लीजिए। टोंक के समरावता गांव के लोगों ने अपनी एक मांग को लेकर इस बार उपचुनाव का बहिष्कार किया था। उनकी मांग थी कि उनके गांव को उनियारा तहसील में शामिल किया जाए। गांव वालों की मांग को नरेश मीणा पूरा समर्थन दे रहे थे। वोटिंग वाले दिन जब एसडीएम अमित चौधरी समरावता गांव पहुंचे और गांव वालों को वोट के लिए मनाने लगे, इसी दौरान नरेश मीणा से उनकी कहासुनी हो गई। नरेश मीणा का आरोप है कि एसडीएम ने गांव के 3 लोगों को डरा धमकाकर फर्जी वोट डलवाए। इसी बात पर उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा। और चले इस बीच आपको सिरोही के काकेंद्रा के गांव से बड़ी खबर बताते चले, जहां अज्ञात बीमारी का प्रकोप जारी है। इस गांव में 10 दिन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और अब उसी परिवार के 2 बच्चों की भी तबीयत बिगड़ गई है। दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आसपास के 40 लोगों के लिए ब्लड सैंपल लिए गए हैं। तो आसपास के जो लोग 40 लोग बताए जा रहे हैं फिगर में, जिनके ब्लड सैंपल इकट्ठा किए गए हैं जांच के लिए, जिनको भेजा गया है, उसी परिवार के 3 लोग इस अज्ञात जो बीमारी बताई जा रही है उसके प्रकोप में आने की वजह से 10 दिन में ही 3 लोगों की मौत हो गई कि परिवार के। अब उसी परिवार के 2 बच्चों की तबीयत भी बिगड़ गई है। और चलिए कोटा से भी बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पिछले 24 घंटे में 6 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। दरअसल कोटा जिले के 2 मासूम सहित 4 मरीज आए हैं सामने। बूंदी और बारां में भी एक मरीज सामने आए हैं। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 382 पहुंच चुका है। तो कोटा में लगातार डेंगू अपना पैर पसार रहा है। 382 के पास ये आंकड़ा डेंगू पॉजिटिव वालों का पहुंच चुका है। बूंदी और बारां से जहां पर एक मरीज आए हैं, तो वहीं कोटा जिले के 2 मासूम के सहित 4 मरीज और सामने आए। पिछले 24 घंटे में 6 से ज्यादा मरीज कोटा में निकलकर सामने आए हैं। और इधर यूपी पीएससी के ऐलान के बाद यूपी के प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी। यूपी पीसीएस की हम बात कर रहे हैं। दरअसल आयोग ने पीसीएस की प्री एग्जाम पहले की तरह ही कराने का ऐलान किया है। साथ ही आरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी है। लेकिन छात्र इतने भर से संतुष्ट नहीं है। छात्रों का कहना है कि जब तक आरओ का एग्जाम भी नहीं शिफ्ट में होता है और नहीं होगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का आरोप यह भी है कि आयोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है, लेकिन हम ना तो हटेंगे ना ही बटेंगे। छात्रों ने साफ कह दिया है कि पीसीएस प्री की तरह ही आयोग को आरओ का एग्जाम ही एक ही शिफ्ट में कराना होगा और एक ही दिन में कराना होगा। आयोग ने आरओ की परीक्षा के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो आयोग के ऐलान के बाद भी आप देखिए प्रयागराज में छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी किया गया है। और इधर प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। यूपीएससी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग मान ली है, लेकिन छात्र अब भी यूपीएससी के बाहर धरने पर बैठे हैं। आरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी गई है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि आरओ का एग्जाम भी एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में होना चाहिए। वहीं इसे लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में आयोग के ऐलान के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आयोग ने पीसीएस प्री एग्जाम पहले की तरह ही कराने का ऐलान किया है। साथ ही आरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि आरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में होना चाहिए। हम लोग की मांगे आरओ
और पीसीएस दोनों परीक्षाओं को लेके थी। इन्होंने पीसीएस के बारे में कहा कि पूर्व की बात ही होगी, 1 डे 1 शिफ्ट होगी, लेकिन क्या तारीख बताई? अभी तारीख नहीं बताया ना, कहा कि स्थगित की जाती है। जो डेट पे होने वाले थे उस डेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आरओ के बारे में उन्होंने कहा है कि कमेटी बना के करेंगे। इसमें फिर बात है। दरअसल लंबी मीटिंग के बाद आयोग ने ऐलान किया है कि पीसीएस प्री की परीक्षा पहले की तरह होगी, जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और इसके लिए कमेटी बना दी गई है। मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार छात्र हित के साथ है, छात्रों की मांगे मान ली गई हैं। समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगें मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को दे देगी। परीक्षा पर अखिलेश यादव जहां लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं डिम्पल यादव का कहना है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार आंख बंद किए बैठी है। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन, स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने छात्रों के प्रदर्शन को सरकार की विफलता बताया है। जो सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं न कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अरे हमारे आपके सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम निश्चित तौर से बच्चों के साथ खड़े हैं। हाँ, जहाँ तक उनको सहयोग की बात है, सपोर्ट की बात है, हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया और वो बच्चे लड़े हैं। लड़ाई उनकी है, लड़ाई वो लड़कर जीते हैं। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की मांगे मान ली हैं, लेकिन छात्र अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें अब लिखित में अपनी मांगों का जवाब चाहिए। वहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अब भी सियासत तेज है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए इस बीच आपको दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताते चले, जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब पाबंदी का लेबल ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। जी हां, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का लेवल 400 से ऊपर बना हुआ था, जिसकी वजह से ग्रैप 3 लागू करने का फैसला लिया गया है। यानी अब दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सुबह 11:30 बजे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे। तो दिल्ली के प्रदूषण लेवल AQI कई जगह पर 400 पार होने के बाद से दिल्ली में गैप 3 लागू हो चुका है, जिसमें 5 साल के स्कूल बच्चों की स्कूलिंग बंद कर दी गई है। ऑनलाइन इनकी शिक्षा की जाएगी। ये भी बताया गया है कि बाहर से आने वाले डीजल वाली गाड़ियों को बैन कर दिया गया और 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री मीटिंग करेंगे, जिसमें पूरी डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में किस किस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग यूपी में अपना पैर पसार रहा है?
क्या लॉरेंस के गुर्गे यूपी में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं? क्या पूर्वांचल लॉरेंस के गुर्गों का ठिकाना बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या में उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला शूटर गिरफ्तार हुआ है। इतना ही नहीं, अतीक अशरफ मर्डर में भी आरोपी का लॉरेंस कनेक्शन सामने आया था। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हैं जो इशारा करती हैं कि यूपी लॉरेंस गैंग का अड्डा बनता जा रहा है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बाबा सिद्दीकी मर्डर, बहराइच से गिरफ्तार शूटर, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। जनवरी 2021 लखनऊ, मुख्तार के करीबी की हत्या, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। हथियार तस्कर कुर्बान अंसारी, ठिकाना बुलंदशहर, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। माफिया अतीक का मर्डर, जिगाना पिस्टल से हत्या, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। मोहाली में आरपीजी अटैक, अयोध्या का रहने वाला था आरोपी, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। कई ऐसे मामले हैं जो लॉरेंस गैंग का उत्तर प्रदेश कनेक्शन बताता है, लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मेन शूटर शिवा गौतम की बहराइच से गिरफ्तारी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया ठिकाना उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। धर्मराज कश्यप तो मौके से ही गिरफ्तार हुआ और शिवा गौतम नेपाल भागने की फिराक के दौरान बहराइच से ही गिरफ्तार हुआ। हालांकि लॉरेंस गैंग का यूपी कनेक्शन काफी पुराना है, लेकिन 2018 से लेकर 2022 तक जो घटनाएं हुई उसमें लॉरेंस गैंग ज्यादा एक्टिव दिखे। चाहे असलहों की तस्करी हो या फिर शूटर हायर करना, लॉरेंस गैंग की पसंद यूपी को क्यों माना जा रहा है? दरअसल यहाँ सस्ते शूटर मिलते हैं, लंबा चौड़ा कदकाठी होती है, नेपाल भागने के लिए नजदीक में बॉर्डर आसान है, असलहों की तस्करी आसानी से हो जाती है, फरारी का नेटवर्क भी यूपी में अच्छा माना जाता है। प्रकरण उठे हैं जिनमें ये संभावना व्यक्त की गई है कि इसमें किसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। इसका एक मुख्य कारण उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ी प्रदेश होना, इसमें बहुत बड़ी संख्या में बाहर के अपराधियों का यहाँ की जेलों में बंद होना तथा उनका जेल के दौरान लोकल अपराधियों से एक नेटवर्क स्थापित हो जाना। बीते कुछ समय में कई मौकों पर लॉरेंस बिश्नोई और यूपी का कनेक्शन सामने आया। राजधानी लखनऊ में 6 जनवरी 2021 को विभूति खंड इलाके में मुख्तार अंसारी के करीबी अजीत सिंह की सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के करीबी राजन जाट का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लोग मौजूद हैं। यही वो पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में किसी बड़े अपराध में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम सामने आया था। हालांकि जब बाद में कई अन्य मामलों में लॉरेंस बिश्नोई से एजेंसियों ने पूछताछ की तो उस दौरान खुलासा हुआ कि 2018 से 2022 के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने यूपी के ही बुलंदशहर जिले के खुर्जा के रहने वाले कुर्बान, शहबाज और इमरान गैंग से इन 4 सालों में करीब 2 करोड़ रुपए के असलहे खरीदे। लॉरेंस गैंग की फायर पावर मजबूत करने में यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में रहने वाले हथियार तस्कर कुर्बान अंसारी गिरोह का नाम सामने आया था।
एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि बीते कुछ सालों में लॉरेंस ने कुर्बान और उसके बेटे शहबाज और भांजे इमरान से करीब 2 करोड़ रुपए के असलहे खरीदे हैं। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस मुख्यालय में जो आरपीजी अटैक हुआ था, उस अटैक के भी 2 आरोपी, जिसमें एक नाबालिग शामिल था, मूल रूप से अयोध्या का ही रहने वाला था। वो नाबालिग और इस अटैक में शामिल दीपक रंगा ने अयोध्या में काफ़ी दिनों तक फरारी काटी थी। ये नाबालिग बाद में गुजरात में गिरफ्तार हुआ, जिसे दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। दीपक रंगा गोरखपुर के पास नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ था। 2021 में लॉरेंस ने 8 लाख रुपए में कुर्बान, शहबाज और इमरान के नेटवर्क से एक AK-47 और 100 राउंड गोलियां खरीदी थी। इसी AK-47 का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हुआ था, जिसके बाद NIA ने भी बुलंदशहर में कुर्बान गिरोह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। पंद्रह अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में जिगाना और गिरसान पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। वारदात में शामिल शूटर और असलहों के कनेक्शन तलाशती हुई पुलिस की जांच लॉरेंस गैंग तक भी पहुंची, क्योंकि लॉरेंस के गैंग तक जिगाना और दूसरी विदेशी पिस्टल यूपी से ही पहुंची थी। जिगाना पिस्टल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ट्रेडमार्क असलहा बताया जाता है। 17 मई 2023 को देश में लॉरेंस गैंग से जुड़े लोगों के 324 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें यूपी के लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, मेरठ, बागपत में छापेमारी हुई। अब भी एजेंसी लगातार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर निगाहें बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार का भी कहना है कि हम लगातार सतर्क निगरानी इस पूरे गिरोह पर रखे हुए हैं। कई अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के भी संपर्क में हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे खबर आपको देव दीपावली से जुड़ी बताते चलें, क्योंकि देव दीपावली पर गंगा आरती देखने के लिए लाखों देसी विदेशी पर्यटक काशी पहुंच चुके हैं। 21 अर्चक महा आरती करने वाले हैं और पहली बार ऐसा होगा कि देश दुनिया इस महा आरती को ऑनलाइन देखेगी। पहली बार गंगा सेवा निधि की वेबसाइट पर लाइव आरती दिखाई जाएगी। पीएम मोदी भी लाइव गंगा आरती देखेंगे। तो देखिए, आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आएंगे आज इसमें और 17 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गंगा घाट, काशी घाट को आज जगमग किया जाएगा। देव दीपावली के मौके पर यह पहली बार होगा जब ऑनलाइन इसका आनंद सभी लोग ले पाएंगे, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी। और ये भी आपको बता दें कि पहली बार है जब 21 अर्चक आरती करेंगे और इसके लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। सजी धजी आपको काशी नजर आ रही है। क्या कभी आपने सुना है बंदूक के दम पर पिज्जा का ऑर्डर किया गया हो? तो आज आपको लाइव दिखाएंगे। यही नहीं, नॉनवेज के लिए भी ऐसा हुआ ठाए ठाए। देखिए रिपोर्ट। पिज्जा के लिए फायरिंग, ट्रिगर पर पिज्जा का ऑर्डर, बंदूक लेकर पिज्जा की शॉप पर एंट्री, इधर नॉनवेज पर ठाए ठाए। ग्वालियर में बंदूक की बोली, शूट आउट, ठाए ठाए, दहशत की धाए धाए। पिज्जा का ऑर्डर आपने भी ऑनलाइन दिया होगा, पिज्जा के लिए शॉप पर भी गए होंगे, लेकिन बंदूक के दम पर पिज्जा का ऑर्डर लाइव देखिए। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना इलाके सिटी सेंटर में कुछ लोग पिज्जा खाने के लिए बैठे थे। कॉफी शॉप है ये। इधर पिज्जा का ऑर्डर काउंटर पर लिया जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी शॉप में बैठे लोग सहम गए। ये महिला दहशत के मारे चेयर से खड़ी हो गई। फौरन इन लोगों ने कॉफी शॉप से बाहर जाने में ही समझदारी समझी। दरअसल पिज्जा शॉप के बाहर ठाए ठाए हुआ था।
कॉफी शॉप के बाहर। चलिए इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही।